हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, नया साल भी आ गया है, तो नए साल की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी सच में दिल से ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोगों का जो संघर्ष है वो एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें एक नए डायमेंशन पे। नया डायमेंशन क्या है कि जो मेरा इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें मैं आप लोगों के साथ जो लंबा समय व्यतीत करता हूं, जो हमारे ओरिएंटेशंस प्रोग्राम होते हैं उनमें हम बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को लाते हैं। तो आपके जो अनुभव होते हैं उनसे जो मैं कुछ सीखता हूँ, है ना, मैं सीखता इसलिए हूँ क्योंकि मेरी अपनी एक स्टडी है, उसमें जो चीज़ ऑब्जर्व होती है उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे लगता है ये तो आपको सबको मुझे बताना चाहिए। कई बार होता है ना कि अंदर से रुकता भी नहीं है मन, तो मैं उन चीज़ों को कई बार आपको इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आता हूँ। तो आज हम जो चर्चा का हमारा विषय है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जो मुझे ऑब्जर्व होता है, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कोई मैं कोई कहीं से कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं ला रहा हूँ। मुझे जो ऑब्जर्व हुआ है उस ऑब्जर्वेशन में व्हाट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी इन इंटरव्यू। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो साक्षात्कार होता है ना दोस्तों, वो साक्षात्कार आपकी एक असाधारण व्यक्तित्व की खोज होती है। और इसीलिए कहा भी गया है कि जो साक्षात्कार में आप असाधारण व्यक्तित्व कैसा होता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे कठिन चरण माना जाता है। और सबसे कठिन चरण क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक सामान्य आपकी पर्सनैलिटी को नहीं देख रहे हैं। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन स्टूडेंट्स में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी की खोज करना जो है एक लक्ष्य होता है इंटरव्यू बोर्ड का, कि हमारे पास जो आए उसमें से कौन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है। तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी कैसे होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण कॉन्फिडेंस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धैर्य पेशेंस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिसनिंग या रीडिंग आपकी हैबिट्स हो, कैपेसिटी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी टीचिंग स्किल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका रिसर्च या एकेडमिक एप्टीट्यूड हो, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं है। इसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके एथिकल वैल्यूज हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका नॉलेज हो। अब नॉलेज तो हम थोड़ा सा रख देते हैं इसे, लेकिन फिर भी इसको मैंने लास्ट में रखा है कि ये भी आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इंटरव्यू होता है दोस्तों, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की खोज है। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की खोज है तो हमें ये जरूर देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी इंटरव्यू की होती कैसे है। तो इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, जिससे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए भी हो, उसमें मैं आपसे रूबरू होता हूँ, आपसे सीखता हूँ। और उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में संक्षिप्त में। लेकिन ये CB कैंपस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, लेकिन लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। तो थोड़ी सी चीज़ों को शुरू करते हैं दोस्तों। जो साक्षात्कार है वो कितना कठिन है, तो मैं स्टूडेंट्स का जनरली डीप मॉक लेता हूँ, डीप इंट्रोडक्शन लेता हूँ 1-to-1 सेशन में, और लगभग 40-45 मिनट, घंटा भर। उसके बाद मेरा एक मॉक होता है, कई तरह का कन्वर्सेशन होता है। तो मैं पूछता हूँ, बताओ कैसा फील हुआ? तो वो कहते हैं, मतलब उसके बाद में जो रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स के, वो कि इतनी कठिन स्थिति तो कभी नहीं आई। तो सच में ही हालांकि बहुत नॉर्मल प्रक्रिया के द्वारा नॉर्मल करके सब चीज़ें होता है। तो लेकिन सच में ही जो साक्षात्कार या इंटरव्यू है वो किसी भी एग्ज़ाम का सबसे कठिनतम चरण है, और सबसे सरल भी है। सबसे कठिनतम इसलिए मानता हूँ इसे क्योंकि इसमें आपको सोचने का अवसर नहीं है, इसमें आपको कुछ भी छुपा नहीं सकते, आप सब कुछ सामने होता है। आपका ऑब्जेक्टिव होता है 4 में से ये 2 ये नहीं है, फिर 1 निकाल लेंगे। आप डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो उसमें से कुछ साइड में कुछ बना लेंगे, कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, कुछ जोड़ तोड़ करके फिर आंसर बना के लिख देंगे। लेकिन इसमें सब कुछ सामने, और सब एट ए मोमेंट, मतलब हाथों हाथ होता है। आपके पास समय नहीं होता, आपके पास गलती को सुधारने का अवसर नहीं होता है। तो एक ऐसी चीज़ जिसमें कुछ ही मिनट, 10 से 15 मिनट में ही सब कुछ आपको जज कर लिया जाता है, और आपके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं होता है, और उसमें कुछ सोच के कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ उस समय आपको इनपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ होगा उससे आपका
जज होते हैं, वहाँ पे आपका जजमेंट होता है। सरल मैं इसलिए कहता हूँ, ये बहुत आसान भी है, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें वो वजन से बच जाते हो, कितना याद है, कितना पढ़ा नहीं पढ़ा। बेसिकली अपने नॉलेज के साथ प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिस तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, चाहे कितना भी आप मेरे वीडियो सुनो, चाहे किसी और के सुन लो, जब तक आप उनको अपने व्यक्तित्व से कनेक्ट नहीं करोगे, व्यक्तित्व में उनको कनेक्ट का मतलब होता है वो चीज़ ऐसी जो सोच के भी नहीं करना पड़े, वो सब आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, तो ये अभ्यास ही होगा। अभ्यास से व्यक्तित्व का एक विकास करना है। तो कुछ लोग इसे बड़े इंजॉय करते हुए बड़ी आसानी से इस चीज़ को कर लेते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि बहुत आसान है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का टेस्ट है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा इस बात पे करता हूँ कि जनरली जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसे होता है, वो क्या करते हैं, कैसे उनके आंसर होते हैं, ताकि हम ये देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बेहतर है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उनमें मुझे क्या चीज़ दिखती है वो चीज़ करें, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, कि पता रहे कि ये ऐसे करते हैं और उनको देखना भी चाहिए। मैं कुछ वीडियोज जो मॉक इंटरव्यू के हैं, कुछ बोर्ड टीचिंग के हैं, जो मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगा बाद में। तो एक चीज़ की चर्चा करता हूँ आपसे कि अल्टीमेटली साक्षात्कार में होता तो क्वेश्चन आंसर ही है ना। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें देखो सबसे पहले कि ये क्वेश्चंस होते कितने प्रकार के। और मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, बायोडेटा भी मान लो, सब्जेक्ट मान लो, ओवरऑल जो प्रश्न पूछता है बोर्ड वो कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने देखा है, मैंने इन्हें कैटेगराइज किया है कि हम लोग जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक होते हैं इन्फॉर्मेटिव, दूसरे क्वेश्चंस होते हैं ओपिनियन बेस्ड, तीसरे क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपका एनालिटिकल, चौथे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वैल्यू बेस्ड। मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर हम इन्हें दूसरे हिसाब से कैटेगराइज करें तो क्लोज्ड और ओपन क्वेश्चन। अगर एक स्टूडेंट ये समझ ले कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस में कैसे आंसर देना है, तो फिर मुझे लगता है बहुत कुछ काम आसान हो जाएगा। दोस्तों अपनी बारी का इंतज़ार होता है उसमें। पूरे इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिसाइड कर देते हैं, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में कैसा मुझे प्रेजेंटेशन देना चाहिए, ये एक समझ स्टूडेंट में होनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, ये थोड़ा बताने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस, एक प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इन्फॉर्मेटिव, जिसमें आपसे सिर्फ सूचना मांगी जाती है। क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपसे सिर्फ पर्टिकुलर एक सूचना मांगी नहीं है, किसी देश का राष्ट्रपति कौन है, मतलब मैं एक सवाल बता रहा हूँ तो उसमें केवल प्रेसिडेंट का नाम बताना है, वहाँ पे क्या चीज़ थी, एक नाम बताना है, तो पर्टिकुलर 1 लाइन या 2 लाइन में उसका आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चंस में 3 तरह की स्थितियाँ बनती हैं। एक होती है, वैसे तो मैं 2 ही मानता हूँ, तीसरी तो मैं थोड़ा सा उसमें डाल रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। अगर आपको 100% आता है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर, अगर 100% आपको आता है, तभी आपको उनका कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना चाहिए। और अगर आपको नहीं आई, लगता है कि नहीं आ रहा है, डाउट है अच्छा खासा, तो आप सॉरी कहिए इन सवालों में। लेकिन सॉरी कहने का तरीका होता है वो बड़ा मैंने इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में देखा है कि सॉरी मुस्कुराते हुए कहना है। सॉरी ये नहीं कि आपको गिल्टी फील हो रही कि आपको नहीं आना, सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, माफ़ कीजिएगा सर मुझे अभी ये रिकॉल नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल क्लियरली इसके बारे में सोचना भी नहीं है, नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलिए। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो गई, 2-3 हो गए, आप लगातार सॉरी बोलते जा रहे हैं, वैसे कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक तरीका और है जो मैं निकालता हूँ, वह है कि बोर्ड की परमिशन ले लीजिए। सर मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपकी अनुमति है तो मैं बता दूँ। तो 3 तरह से इसके रिएक्शन होते हैं। 100% आए तो कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, नहीं तो सॉरी कह देना। इसका बहुत कम, इस टूल्स का इस्तेमाल बहुत कम करना है, पहला ये है। दूसरा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। बताइए यूक्रेन युद्ध पे आपके क्या विचार है, बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपके क्या विचार है। साइंस वालों के लिए कहूँ तो बताइए स्टेम सेल्स या हम कहें कि बीटी कॉटन्स भारत में प्रयोग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या विचार है। स्टेम सेल्स के एथिकल पहलुओं पे आपके क्या विचार है।
नहीं है, तो आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये थोड़ा शुरुआत जनरली यहाँ से होती है। इन क्वेश्चंस में मेरा ये मानना है दोस्तों, इनमें सॉरी नहीं बोल सकती, इनमें आपको ज़रूर उत्तर देना चाहिए। मतलब आपका ओपिनियन नहीं हो, ओपिनियन, अब ओपिनियन बेस पे सॉरी हो गया तो फिर अक्षम्य हो जाता है। तो उत्तर दे। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इनके जो उत्तर है वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। ये नहीं कि बताइए भारतीय संघीय व्यवस्था पर आपका क्या विचार है, तो आप बताइए आइवर जेनिक्स ने ये कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये कहा, नो 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 नो, अम्बेडकर जी ने ये कहा। आप क्या सोचते हैं, स्टेम सेल्स पे आपके क्या विचार है, कोई और नहीं, आप क्या सोचते हैं। तो आपका अपना मत, केवल स्वयं का मत। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे का मत के आधार पे बात अपने कहे कि मैं ये मानता हूँ सर, मेरा ये विचार है, मेरे इस संदर्भ में 3 विचार है। तो इस तरह से ये आंसर्स हो। एक और मैं आपको राय देना चाहूँगा, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो आइडियलिस्टिक होते हैं और कभी कभी सरप्राइजिंग होते हैं। सर मुझे सरप्राइज हुआ कि अभी तक ये हुआ नहीं है। ये जो चीज़ें होती है ना कि कभी कभी आप आइडियलिस्टिक की व्यवस्थाओं में सरप्राइज करते हो कि ऐसा हुआ नहीं है। सर मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि भारत एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद तो स्टेट की बॉडी एक ऐसी स्थिति में फंस गई है कि वो टैक्स भी नहीं लगा सकती है। सर मुझे बड़ा सरप्राइज होता है। तो आप जो है इसमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आंसर जरूर देना है, केवल स्वयं का मत देना है और आइडियलिस्टिक या कुछ सरप्राइजिंग चीज सामने रखनी है। बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से उस समय हो जाता है एक इंटरव्यू देने वाला एक्सपीरियंस। इसी तरह से मैं थोड़ा सा तीसरा होता है एनालिटिकल क्वेश्चन। ये मैं मानता हूँ दोस्तों, ये एक तरह का आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायमंड क्वेश्चन होता है अगर आपके पास आता है, और ये बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है, ओपन आंसर दिया जाता है। इसमें आपके पास जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो आप सोचिएगा कि अब मुझे मेरा क्षेत्र आ गया। अगर क्योंकि अब आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस में जो अलग अलग डायमेंशन को इंक्लूड करना है, भ्रष्टाचार के क्या कारण है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, प्रशासनिक, कानूनी, कितने डायमेंशन को लोगे और आप बोलते चले जाइए। ऐसे सवालों में बोर्ड आपको रोकेगा, हाँ बहुत अच्छा, और बड़ा आंसर देना है। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो डायमंड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में खुल के जवाब देना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में भी सॉरी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हो, अलग अलग डायमेंशन से एनालिसिस कर रहे हो, और ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की। एक होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपको चेक करने के लिए होते हैं। सबसे कठिनतम जो स्थिति होती है वो इन सवालों में होती है। अगर कोई स्टूडेंट आउट होता है तो इन सवालों से होता है। क्यों? क्योंकि वो एक वैल्यू, एक पक्ष लेता है और थोड़ी देर में अगर वो डिग जाए, नहीं है वो उससे पलट जाए, क्योंकि वो पलटवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू एडिट, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नहीं है, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि बताइए भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के आपका जो मत, कोई एक एग्जांपल दे दे, और अब वहाँ पे एक वैल्यू है, या डेमोक्रेसी को लेके कोई बात हो जाए, तो आपको क्या है उस वैल्यू पे अडिग होना है। वैल्यू कितनी होती है? एथिकल वैल्यू होती है, जैसे ट्रुथ है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, इम्पैथी है, इंटीग्रिटी है, ये इथिकल वैल्यूज होते हैं। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होते हैं, पक्का पता होना चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, आपका हमारा जो है सेकुलरिस्ट स्ट्रक्चर है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, एकता है, अखंडता है, बंधुता है, बहुत सारे जो है हमारा फेडरल सिस्टम है। इसी तरह से कुछ इंटेलेक्चुअल एथिक्स होती है। इंटेलेक्चुअल एथिक्स का मतलब होता है कि आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कहती है ये नहीं है, आपका अपना विजन क्या कहता है। तो इस तरह से इन सवालों में बहुत क्लियर रही है कि इसमें इंटरव्यू बोर्ड आपको शिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वैल्यूज से समझौता नहीं करना होता। और ये अगर आप डट गए तो ये आपको वो क्वेश्चन है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बताना उचित समझा कि आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस बताऊं। फिर मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ। वो फोकस्ड होते हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, टीचिंग स्किल को बहुत अच्छी डेवलप कर लेते हैं प्रैक्टिस से।
वो अपने जो पेपर है, सब्जेक्ट है, उनमें एमए के जो कौन कौन से पेपर है एमए के, उनके सही नोमेनक्लेचर, उनकी प्रॉपर टेक्स्ट बुक, इसी तरह से उस सब्जेक्ट से संबंधित बुक्स है, जर्नल्स है, सब्जेक्ट से संबंधित इंस्टीट्यूशंस है, अच्छे आर्टिकल्स के नाम है। इसी तरह से जो अगर उन्होंने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी के बारे में एक बेसिक पूरी जानकारी, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फाइंडिंग्स है, क्या हाइपोथेसिस है, अगर वो उसे पब्लिकेशन करवाएंगे तो क्या कमियों को दूर करना चाहेंगे, क्या टूल्स का इस्तेमाल किया है, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, क्या उनका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये पूरी प्रॉपर जानकारी पीएचडी की रखते हैं। अगर वो जॉब से संबंधित है तो जॉब की अपनी पूरी एक हायरार्की, जॉब में ड्यूटीज, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सब उन्हें अच्छे से पता होता है। उन्हें अपने सब्जेक्ट का कोई जो पसंदीदा, जो फेवरेट थिंकर्स है, कोई सब्जेक्ट के अलावा भी कोई ग्रेट टीचर या पर्सनैलिटी को वो फॉलो करने वाला होता है, कोई अच्छा बुक्स जो सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा भी कोई अच्छी बुक्स को वो रीडिंग करता है और उसके बारे में बताता है। इसी तरह से वो जो है अपना इंटरव्यू का एरिया वो बहुत क्लियरली तय करता है, और जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड पूछता है तो वो बता देता है मेरा ये एक एरिया है। अगर दूसरी जगह भी जाता है तो वो क्लियरली एक अच्छा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स या इंटरव्यूअर जो हमको लगता है उनमें ये कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं। इसी तरह की कुछ और क्वालिटीज़ को मैं जो आइडेंटिफाई किया हूँ कि वो उनकी ड्रेस नॉर्मल होती है, कोई फैशन नहीं, बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं, एक प्रॉपर ड्रेस होती है ऐसे स्टूडेंट्स की। उनका चित्त की स्टेबिलिटी होती है, आंखें बहुत ज़्यादा झपझप नहीं करती, चित्त की स्टेबिलिटी होती है, हमेशा एक स्माइल रहता है, नॉर्मल रहते हैं, प्रसन्नचित्त, चेहरा थोड़ा बिल्कुल प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त होता है, नहीं हमेशा बी नॉर्मल होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को एक और चीज़ होती है कि वो अपने एरिया से और अन्य चीज़ों के बारे में 50 क्वेश्चंस तैयार करके रखते हैं कि मेरे ये संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि अगर आप 50 क्वेश्चंस अपने बारे में लिख करके तैयार कर लेते हो तो 60, 70, 80% इंटरव्यू उनसे बाहर नहीं जाता है। तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, और इसी तरह से उनके आंसर होते हैं वो स्मार्ट और पॉइंट वाइज और कंसिस, मतलब जो जिस्ट पे होते हैं, न ज़्यादा बड़े होते हैं न ज़्यादा छोटे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर पहले से चेक कर लेते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, अच्छी नींद, स्लीप हैबिट डेवलप कर लेते हैं, टाइम पे सोते हैं। ये सारे एक उनके कुछ और क्वालिटीज़ में है। अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स नहीं होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के, बिल्कुल संतुलित होते हैं। कभी गर्दन, कई स्टूडेंट्स की देखता हूँ गर्दन हिलती है। कई स्टूडेंट्स, एक और चीज़ देखी है मैंने कि वो जैसे बोर्ड की थोड़ी नज़रें हिल जाती है तो ऐसे जीभ निकालते हैं। तो ऐसी कोई हरकतें जो हमारी हैबिट में है ना, बिल्कुल एक स्थिरता होती है, एक प्रसन्नचित्त चेहरा होता है, आंखें बिल्कुल स्टेबल और बिल्कुल पीसफुल, एक अलग ही तरह का जो रहता है, दोनों हाथ नीचे, टेबल पे हाथ नहीं, अनावश्यक कोई बहस नहीं करते हैं। आवाज़ है वो बहुत संतुलित होती है, आवाज़ में एक प्रॉपर फ्लो होता है। अटकने वाली समस्या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में होती है, तो मैं कहता भी हूँ कि उनके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करके वो इस प्रॉब्लम्स को दूर कर लेते हैं। इसी तरह से नो बायास्ड, और एक बहुत ख़ास बात बताता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से थोड़ा नहीं बहुत सारा दूर रह के किस पे बिलीव करना, ओरिजिनल टेक्स्ट, अच्छे न्यूज़पेपर, अच्छे आर्टिकल्स, इनकी वो रीडिंग करते हैं और लास्ट में, इंटरव्यू के लास्ट में क्या देते हैं, थैंक यू, शुक्रिया ज़रूर बोलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरव्यू की जो पर्सनैलिटी है, जो स्टूडेंट्स में हम लोग देखते हैं, वो किस तरह के गुण होते हैं, ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि आप इन्हें फॉलो करो। तो पूरी बात का सार क्या निकला, पूरी बात का सार ये निकला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी की खोज अगर इंटरव्यू बोर्ड करता है तो क्यों नहीं हम वो सारी चीज़ें करें। तो क्या नहीं करें, उनको हटा दो। क्या करें, क्वेश्चंस का नेचर को पहचानें। अगर क्वेश्चंस ओपन आ गया, एनालिटिकल आ गया, ओपिनियन बेस आया, तो ओपिनियन बेस का जवाब जरूर देना, छोटा देना, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चंस आया तो उसका बड़ा आंसर देना और मल्टी डायमेंशनल पक्षों को समावेशित करना है। कोई बायस्डनेस नहीं रखनी है। अपने एथिकल वैल्यू जो होते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, इंटेलेक्चुअल एथिक्स है, अगर हमारी जो मॉरल एथिक्स है, इंडिविजुअल एथिक्स है, उनसे किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना, अडिग रहना और
अपने इंटरव्यू की जो बेसिक एक पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स होती है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, अनावश्यक बहस नहीं, आवाज़ का एक संतुलित होना, चित्त की एक स्थिरता होना, स्माइलिंग फेस होना, एक प्रॉपर ड्रेस, नो मेकअप, नो बहुत ज़्यादा आपका फैशन, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं रखना, चीज़ों को पहले से व्यवस्थित कर लेना, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों। और अगर हम इन सिंपल सिंपल चीज़ों को व्यवस्थित कर लें तो कोई खास वो नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में लेनी पड़ती है। और मैं यही कह रहा हूँ, आपको वीडियो सुनने से, लेक्चर सुनने से ज़रूरी है ये सब चीज़ें, लेकिन इनको प्रैक्टिस में भी तो लाओ। इन सब चीज़ों को, इनको आत्मसात भी तो करो। अपने व्यक्तित्व से ऐसे अभिनिशा बना लो जैसे ये तो आपके व्यक्तित्व का पार्ट हो। तो इन चीज़ों पे मुझे आज थोड़ा सा लगा। हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है, जिस पे मैंने बताया कि बहुत ये प्रोग्राम शुरू किया था, तब मुझे भी नहीं पता था कि इतने देश के इतने राज्यों से लोग जुड़ेंगे। और मैं तो सोच रहा था कि जब बच्चे आते थे तो यूनिवर्सिटी में आ जाते थे, मुझे लगा हम थोड़ा सा ऑनलाइन बैठ लेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ठीक भी मानता हूँ और हमारी टीम को भी मैं श्रेय देता हूँ इसमें, कि ऑनलाइन जो प्रोग्राम सक्सेस हुआ ऑफलाइन से कई गुना ज़्यादा। और इसमें हमारी टीम को मैं श्रेय इसलिए देता हूँ क्योंकि वो प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाती है। और पूरा प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया था वो कहीं से भी नहीं है। मुझे लगा कि कैसे बच्चों के साथ जुड़ करके, उनके साथ कनेक्ट होके उनको कैसे एक कॉन्फिडेंस बंधा सकते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर साझा करूँगा जिस पे मैं कभी आपको एक पूरा प्रॉपर मैं बात रखता हूँ। मेरा ये जो डीप इंट्रोडक्शन है ना आपके साथ होता है, इसमें मेरे अनुभव ये है दोस्तों कि स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन उनका परिवार का वातावरण, वो जहाँ रहता है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वो ज़रूरी है उसको ठीक करना। उसको ठीक किए बिना मुझे लगता है कि चाहे जितना हम ज्ञान दे दें, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो उस पर भी काम होना ज़रूरी है। मैं मेरे प्रोग्राम्स में इस काम को करता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपको किसी एक लेक्चर में ये बताऊँगा कि मेरे अपने एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। स्टूडेंट आपसे नॉलेज से या आपको मॉक इंटरव्यू या ज्ञान की बजाय वो इमोशनल सपोर्ट चाहता है, और वो टूटा हुआ है, वो तरह तरह की परिस्थितियों में बिखरा हुआ है, अलग अलग घटनाएं। तो उनसे भी एक संबल होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं ज़रूर बात करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में तो नहीं करेंगे। हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसके 5 एक्टिविटीज़ है, 1-to-1 सेशन है। मैं आपसे डीप इंट्रोडक्शन करता हूँ, आपको खूब अलग अलग उसमें चीज़ें मैं बताता हूँ। इसी तरह से बोर्ड टीचिंग सेशन है, ये अलग चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहते हैं। ओरिएंटेशन में हम कई लोगों से मिलाते हैं। एक्सपर्ट मीट में हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कशन करवाते हैं। ये ग्रुप में भी हो जाता है, इंडिविजुअल भी होता है, और फिर मॉक इंटरव्यू। ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। आप जुड़ना चाहते हो तो सिंपल है, आप CB कैंपस ऐप है हमारी, इससे जुड़ जाइए। इस पे बहुत सारे हमारा मटेरियल भी रखा हुआ, उसको देख के एक माइंड मैकअप बनता है, वीडियोज है। आप इसमें एक कोर्स है, उसके माध्यम से कनेक्ट हो जाइए। कोई डिटेल है तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना दोस्तों, है 7412902955। मुझसे संपर्क करना हो, बड़ा आदमी नहीं हूँ, बड़ा मतलब मुझे आपका दोस्त बन के, आपका साथी बन के मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत क्लियर हूँ कि आपको मुझे ऐसे बहुत रीच से बाहर का नहीं होना चाहिए। आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा इस पे, है ना, या व्हाट्सअप कीजिएगा किस पे, 9887898181। तो मैं एक और इंटरव्यू में वीडियो में बताऊंगा कि ये परिस्थितियों को हम कैसे मेंटेन करें जो आपके चारों तरफ, और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें रह जाती है। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी जल्दी मैं कुछ करता हूँ, समय नहीं मिल रहा, आप लोगों के साथ लंबा समय व्यतीत हो जाता है इसी में। अभी इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।